एडिपोज टिश्यू। सो एडिपोज टिश्यू ये तीसरा टाइप है। हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो फ्लूइड हम लोगों ने देख लिया, फ्लूइड के 2 टाइप भी देख लिए, और फिर एरियोलर भी देख लिया ना। सो दैट इज एरियोलर, और एरियोलर के भी 2 टाइप देख लिए, और अब तीसरा देखने जा रहे हैं एडिपोज। अभी स्केलेटल नहीं देखा है ना? ये है एडिपोज। एडिपोज की कोई टाइप नहीं होती है। स्केलेटल में हम देखेंगे, स्केलेटल में कौन कौन से टाइप देखेंगे वो देख लेंगे। बोन एंड कार्टिलेज। तो अभी हम एडिपोज टिश्यू देखने जा रहे हैं। सो एडिपोज टिश्यू अगर आप अपनी बुक में देखें तो इस फिगर बना हुआ है। दैट इज़, सबसे पहले देखो कि टेंडन और लिगामेंट का फिगर, पेज नंबर 76 निकालो, फिगर 6.10। क्या इस तरीके का फिगर बना हुआ है? 75 पेज पे निकालो। तो उसमें सबसे ऊपर दिखाया गया एरियोलर टिश्यू। तो ये एरियोलर टिश्यू टेंडन और लिगामेंट में होते हैं। तो अगर कोई आपसे कहे कि टेंडन और लिगामेंट का फिगर बनाओ तो कैसे बनाओगे? तो इट इज़ लाइक दिस। ये देखो, ये इस तरीके से फिगर बनेगा है। ब्लड सेल बना दिए? अच्छा, फिर अलग अलग बुक है तो जैसे कोई बात नहीं, डायग्राम मैं दिखा देता हूँ आपको, और एडिपोज टिश्यू भी दिखा देता हूँ, वीडियो में भी दिखा दूंगा। जस्ट एक बार आप देख लें। तो ना अब देखो कि आपके में ब्लड सेल बनी है, ये नहीं बना है ना? और फिर ये एडिपोज हैं, इसके बाद एडिपोज हैं, फिर उसके बाद बोन और कार्टिलेज हैं, फिर ब्लड सेल्स हैं। अच्छा, तो ये जो चीज़ बनी हुई है इसमें देखो कि किस तरीके से है। नाउ ये दैट इज एरियोलर टिश्यू। अच्छा, एरियोलर टिश्यू में क्या होता है कि कुछ येलो फाइबर होते हैं और कुछ फाइब्रोनोजन होते हैं। तो अलग अलग तरीके से टेंडन और लिगामेंट हैं कि इनमें क्या होता है कि टेंडन्स एंड लिगामेंट्स ये प्रोटीन के बने होते हैं, तो कुछ कोलेजन फाइबर के बने होते हैं, और देयर आर सम मेड ऑफ येलो फाइबर। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो लिगामेंट है इट इज़ मेड ऑफ येलो फाइबर, है ना, और लिगामेंट कोलेजन फाइबर का है। तो अब ये देख लें कि इस तरीके का फिगर आपके में बना हुआ है। और फिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं एरियोलर टिश्यू में? जो चीज़ पाई जाती है कि पूरा एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ये होता है, जो मैं समझा देता हूँ आपको कि क्या क्या है। ठीक है, इस तरीके से ना, तो इस तरीके का नेटवर्क होता है जिसमें कि छोटे छोटे फाइबर भी होते हैं ऐसे ऐसे बना हुआ। सो दिस इज, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? नाउ इट इज़ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जिसमें कि टेंडन एंड लिगामेंट आएंगे। टेंडन
एंड लिगामेंट। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, इसमें अलग अलग सेल्स भी होंगी। सो मास्ट सेल, ओके, न किसी किसी में प्लाज्मा भरा है तो प्लाज्मा सेल होगी, और किसी के फाइबर बहुत हैं तो वो फाइब्रोब्लास्ट होंगे। फाइब्रोब्लास्ट में कोलेजन होगा। कोलेजन किस केस में होगा? कोलेजन फॉर टेंडन होगा। और येलो फाइबर किस केस में होगा? हाँ, येलो फाइबर फॉर लिगामेंट, येलो फाइबर फॉर लिगामेंट, ये चीज़ होगी। सो इतना सब होगा। तो इतनी बात हो गई। और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी मैक्रोफेज जो बड़े बड़े हैं, और फेज का मतलब जो किसी को खा जाएं, तो ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ हैं जो पैथोजन को खा जाएंगी। ये किसको खाएंगी बताओ? ईट पैथोजन। पैथोजन यानी रोग कारक कीटाणुओं को खा जाएंगी। तो ये इस तरीके से है, मैक्रोफेज होगा। बाकी और भी कुछ रेटिकुलेट फाइबर हैं, पतले पतले फाइबर हैं, ये भी फाइबर है। तो अगर ये एक तरीके से एडिपोज टिश्यू का फिगर है। दिस इज, ये किसका है बताओ? एरियोलर का। एरियोलर टिश्यू में कौन कौन से होते हैं? टेंडन एंड लिगामेंट। अब हम देखेंगे कि एडिपोज टिश्यू का कैसा फिगर है। उसमें ज़्यादातर क्या होगा? क्या ज़्यादातर उसमें फैट भरा होगा? तो फैट भरा होगा और साइड में न्यूक्लियस होगा। तो आपको ऐसे बनाना है बस कि न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है, ज़्यादा पूरा ऑयल है और छोटा सा न्यूक्लियस है, फिर छोटे से छोटे भी बना दो। और कुछ इसको होल्ड करने के लिए भी बना दो, क्योंकि सेल के अंदर भी तो फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन के फाइबर्स, नहीं तो सेल अपने शेप में ना रहे। तो इसलिए इसमें क्या है कि जो हमने बनाया है कुछ फाइबर्स भी हैं ये, और ये ऑयल है। इसमें क्या भरा हुआ है? फैट। तो ये फैट हो गया। और फैट के अलावा अभी क्या है कि उसमें कुछ फाइबर होंगे। मतलब ये सेल है लेकिन फैट सेल है, ज़्यादा इसमें फैट है और न्यूक्लियस है, और ये जो किनारे किनारे है ये साइटोप्लाज्म है। तो इट इज़ ऑल फैट। येलो कलर का मतलब है कि तेल, और बाकी ये और सब फाइबर हैं, वो कहीं ना कहीं से फाइबर ऐसे हैं। बस इतना बनाना है आपको। तो ये कौन सा टिश्यू हो गया इसमें? दैट इज एडिपोस। जैसे साइट का मतलब होता है सेल, तो एडिपोस साइट। वैसे तो एडिपोस टिश्यू है ये, एडिपोस टिश्यू। और ये क्या है? एडिपोसाइट। हाँ, एडिपोसाइट। साइट का मतलब क्या होता है? सेल। और एडिपोस का मतलब क्या होता है? फैट। तो फैट सेल हो गई। तो ये सब फैट सेल हो गई। ये छोटा छोटा क्या हो गया? ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। और ये क्या है? क्या ये फैट ड्रॉपलेट्स हैं? ये छोटे छोटे हैं ये। हाँ, न्यूक्लियस। तो अब हमने देख लिए कि एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें। सो एडिपोज टिश्यू इज इट इज मेनली फैट सेल्स। इट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ फैट cells
एंड इट इज राउंडेड और ओवल शेप, या तो पूरा राउंडेड होगी, इट इज राउंडेड, या फिर अंडे जैसी होगी, ओवल शेप्ड होगी, ठीक है। एंड कंटेन्स ड्रॉपलेट ऑफ फैट, और इसमें क्या होगा, ड्रॉपलेट ऑफ फैट इन इट, ठीक है। दीज आर, इसके अलावा अब देखो ये कहाँ पाई जाती हैं, दीज आर फाउंड बिलो स्किन, और इनका काम क्या है, ठीक है। एंड और भी पाई जाती हैं बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। कभी आपने देखा है कि वो किडनी साफ कर रहा था तो उसके ऊपर से फैट हटा रहा था, एक वीडियो में किडनी को डाइसेक्ट करने से वाइट कलर का फैट हटा रहा, तो ये ऑर्गन के बीच में भी पाई जाती हैं। सो बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, ये बिटवीन इंटरनल ऑर्गन पाई जाती हैं, ठीक है। एंड इन, ये सारी चीज़ें, और इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड्स शेप, ये शेप देती हैं टू लिम्स। तो जो हमारे लिम्स हैं, अगर हमारे जो लिम्स हैं, ठीक है, सो इट प्रोवाइड शेप टू लिम्स। हमारे अगर हाथ में फैट ना हो तो क्या हाथ में जो शेप है वो सही शेप रहेगा, फैट हटा लो बिल्कुल फिर सिकुड़ जाएंगे, तो इसमें फैट है इसीलिए शेप है। सो इट प्रोवाइड शेप टू लिम्स। हाँ, मतलब अगर किसी के हाथ में या चेहरे में से फैट हटा दो तो सिकुड़ा सिकुड़ा चेहरा होगा, मुरझाया सा चेहरा होगा, उसके सुंदर नहीं लगेंगे हाथ पर। तो फैट होने की वजह से उनको एक अच्छा सा सुडौल शेप मिलता है, दे लुक्स गुड। और फैट हटा दो इसमें से, इसके अंदर से फैट हटा दो तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। सो दे लुक्स गुड। ज़्यादा फैट तो अच्छा नहीं है, तो बिकॉज इसके लिए फिर हार्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फैट होने की वजह से फिर वो हमारे ब्लड वेसल्स में भी जगह जगह कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है ज़्यादा फैट होने पर, और फिर हार्ट को ब्लड पंप करने में मुश्किल होती है। एंड इसके अलावा ये क्या काम करता है, गिव्स शेप टू लिम्स एंड बॉडी। क्या ये हमारे बॉडी को भी शेप देता है, बॉडी को भी शेप देता है, समझ में आई। इट प्रोवाइड शेप टू लिम्स एंड बॉडी। और क्या काम करता है, इट एक्ट्स एज इंसुलेटर एंड कीप अवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है तो उसे कौन कांस्टेंट रख रहा है, हमारे बॉडी की हीट लीक करने से कौन रोक रहा है, सर समझो कि ये थर्माकोल की पैकिंग है इस तरीके से। सो इट एक्ट्स एज इंसुलेटर एंड कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। जब हम, हाँ, जब हमारी बॉडी में से सारा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, आप भूकंप में दबे हैं तो वहाँ रोटी नहीं मिलेगी, 10 दिन से दबे हैं, तो मालूम है फिर आपकी बॉडी को एनर्जी किससे मिलेगी, फैट से। जहाँ जहाँ फैट है ना, पेट में किसी के मोटे आदमी के पेट में जमा होगा फैट, वो सब पिघलने लगेगा, उसकी चर्बी पिघलने लगेगी, तब भी वो 15 दिन और जिंदा रहेगा। तो क्या फैट हमारी बॉडी का एक रिजर्व फूड भी है। हाँ, नाउ इट दिस एडिपोज टिश्यू एक्ट्स एज ए रिजर्व फूड, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी। adipose tissue in form of fat contains
preserve food in case of emergency. In case of emergency, it is also deposited around our delicate organ. जैसे किडनी एंड आई बॉल, इनके चारों ओर फैट ना हो ना तो ये डैमेज हो जाएं. अराउंड आवर डेलिकेट ऑर्गन, किडनी पर धक्का लगेगा, जर्क लगेगा, खराब हो जाएगी. अराउंड आई बॉल एंड किडनी, तो जर्क से बचाती हैं उसको, जिससे कि एंड गिव्स इट ए कुशनिंग इफेक्ट, एंड गिव्स इट कुशनिंग इफेक्ट. बहुत नॉर्मल सी बात है कि इसमें फैट भरा होता है, राउंड या ओवल होती हैं, ये हमारे रिजर्वायर का काम करती हैं, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखती हैं, और किडनी और आई बॉल में होती हैं. यही सब आपको लिखना है. अब देखो नेक्स्ट इज स्केलेटल टिश्यू क्या होती है. पलट दे पेज. अच्छा एक मिनट. हाँ, एडिपोसाइट यानी एडिपोस को कहते हैं फैट और साइट को कहते हैं सेल. साइटोप्लाज्म होता है, साइट हमेशा सेल को कहते हैं. साइटो यानी सेल का प्लाज्मा. साइटोसिस पढ़ा है कोई भी चीज़ है, एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ओके. चलो पलटे. अब देखो कि स्केलेटल टिश्यू, फोर्थ टाइप की हमने क्या देखी थी, स्केलेटल टिश्यू. स्केलेटल, अगर स्केलेटन ना हो तो फिर हमारी बॉडी में अगर फ्लश हो तो सारा फ्लश बिल्कुल जैसे हो जाए जैसे ज़मीन पे गेहूं पड़ा हो, फिर हम इरेक्ट खड़े नहीं हो पाएंगे. तो सब ज़मीन में एक साथ पूरा शरीर गिर पड़ेगा बिना सपोर्ट के. सो दीज आर सपोर्टिंग टिश्यू, these are supporting tissue in which, ठीक है, जो मसल्स होती हैं एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स आर एंकर्ड, चिपके रहते हैं. एंकर का मतलब हुक्ड, ठीक है, सधे हुए, सपोर्ट करने वाले, सधे हुए. तो ये सपोर्टिंग टिश्यू है. इसमें मसल चिपकी रहती है कि नहीं टेंडन से. तो अब इसके दो टाइप हैं. इट्स टू टाइप्स आर, हाँ, तो पहला है कार्टिलेज और फिर दूसरा बोन. अच्छा, कार्टिलेज बड़ी आसान टिश्यू है. इसमें क्या चीज़ होती है, ये देखो कि सिंगल सेल है, कभी डिवाइड कर दे तो क्या दो बन जाए, और दो डिवाइड कर दे तो क्या चार बन जाए. तो लगभग ऐसी ही है. तो कार्टिलेज देख लो कैसा होगा. हम लोगों के ईयर में और नोज में कार्टिलेज है, फ्लेक्सिबल बोन, जो भी जिस बहुत डेंस ना हो, तो ऐसी होती है. तो इसमें ये है, और किसी किसी में दो भी होंगी, और किसी किसी में फिर उनका एक और डिवीजन हो चुका होगा. इस तरीके से
ये यहाँ पर जो ऐसी चीज़ है कि अब ये कार्टिलेज है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीज़ होगी जो नॉन लिविंग है, ये सेल नहीं है, तो ये नॉन लिविंग मैटर है। कुछ और है जिसमें ये फ्लोट करती हैं। जो हमारे कान में मैटर है वो नॉन लिविंग मैटर है, नॉन लिविंग मैटर, उसमें कुछ लिविंग सेल हैं। अगर ऐसा ना होता तो टीचर हम लोगों के कान ना मरोड़ता, उसको मालूम है कि वहाँ नॉन लिविंग मैटर ज़्यादा है और इस बच्चे को दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेल है ऐसा। ना कार्टिलेज क्या होता है, इट इज क्या है, ज़्यादा इधर उधर ये कुछ काम नहीं करती, इट इज लेस वेस्कुलर। बोलो, समझ में नहीं है, क्या पूछ रही हो, पूछो क्या। हाँ नहीं, वैक्स इससे नहीं आते हैं, वो तो कान के अंदर हैं। कान के बाहर का जो पिन्ना है उसमें ये होते हैं। ये जो ईयर है ना, ये है, इसमें होता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज ये है, और ये जो नोज का आगे का टिप है वो भी यही होता है, ये भी यही है। तो इट इज लेस वेस्कुलर है। नोज में, इन दोनों में ही तो कार्टिलेज होते हैं, यही मटेरियल होता है। तो इट इज लेस वेस्कुलर। लेस वेस्कुलर का मतलब ही ज़्यादा इधर उधर कोई चीज़ इधर उधर ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। वेस्कुलर का मतलब है कि ट्रांसपोर्टिव टिश्यू नहीं। वेस्कुलर बंडल क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है, तो ये वैसे नहीं है लेस वेस्कुलर, बस ये अपनी जगह ही रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या है, प्रोटीन होगा इसमें, प्रोटीन होगा, एंड स्लाइटली हार्डन्ड, ज़्यादा हार्डन नहीं होंगे, स्लाइटली हार्डन्ड बाई कैल्शियम, थोड़ा सा कैल्शियम भी है। कैल्शियम की टेबलेट जिसने खाई हो तो जब मुंह में आप उसको दांतों से कुचलोगे तो वो क्रश करने पे वो ऐसी होगी जैसे च्युइंगम टाइप हो जाएगी। तो ये वैसी कार्टिलेज है, हाँ वैसे आ जाएगी। तो इट्स, ये जो चीज़ है कि इट, जो इसका मैट्रिक्स है, ये जो चारों तरफ नॉन लिविंग मैटर है या मैट्रिक्स जिसमें ये तैरती रहती हैं, सो इट्स मैट्रिक्स इस चीज लाइक, उतनी डेंस नहीं है चीज की तरह। चीज की स्लाइस देखी आप लोगों ने कभी, ब्रेड के बीच में लोग चीज की स्लाइस भी लगा देते थे, तो उस तरीके से होती है। एंड फ्लेक्सिबल, एंड फ्लेक्सिबल नेचर होता है इनका। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इट इज फाउंड इन ईयर पिन्ना, पिन्ना, इसको पिन्ना कहते हैं। ऐसा कोई आपको नाम मालूम है जानवर का जिसके पिन्ना बहुत बड़े बड़े होते हैं? हाँ, ये एलिफेंट कह सकते हैं पिन्ना, और नोज टिप में पाई जा सकती है, नोज टिप इन सब जगह पे पाई जा सकती हैं। और ये जो विंड पाइप होती है उसके ऊपर भी होती हैं। विंड पाइप को ये अपनी जगह साधे रखती हैं, जिससे ये लंग्स में ब्रोंकाई में नहीं जाता है, तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे कार्टिलेज होती हैं लंग्स के हाँ ये ऐसे। तो अगर बैलून में तेजी से हवा मारो तो वो कोलैप्स कर जाएंगे ना, चिपक जाएंगे एक दूसरे से, फटे हुए बैलून में फड़फड़ फड़फड़ करेंगे। तो अब उसको साधे रखने के लिए जब हम हवा लेते हैं तो विंड पाइप में ये
इसको कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, नहीं तो कोलैप्स कर जाए। और ये विंड पाइप है, विंड पाइप तो नोज टिप में पाई जाती हैं और विंड पाइप में पाई जाती हैं, एंड ओवर विंड पाइप, ऐसे इन सब जगहों पे ये पाई जाती हैं ना। अब हम आगे देखते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ओवर विंड पाइप। जैसे ऐसा देखो कि ये तो इनके ऊपर आप देख रहे हो कार्टिलेज के ऊपर, आगे यही चल के बाइफरकेट होंगी, ब्रोंकाई बनाएंगी, ब्रोंकियोल्स बनाएंगी, लेकिन इनके ऊपर जो चीज़ है जो इसको शेप में रखती है वो चीज़ क्या है? क्या वो कार्टिलेज है? ये देखो ये लिखा है कार्टिलेज लिखा है, वर्ड कार्टिलेज क्या लिखा है? कार्टिलेज ट्रैकिया के ऊपर है, ये इसके ऊपर है जो रिंग है, वाइट रिंग, जो ऊपर रिंग है वाइट है रिंग, देख लो ऑरेंज विंड पाइप पे जो ऊपर रिंग है, रिंग किसकी है? वाइट कलर की है ना रिंग, तो वही है सब, सभी ऑर्गन अंदर ऑरेंज कलर के हैं, सब ब्लड होता है ना। जो फ्लैश है वो किस कलर का होता है? उसी कलर का तो होगा, और कहाँ से कलर मिलेगा? कुछ ऑर्गन है जो डीप ब्राउन है, जैसे किडनी हो गई या फिर लीवर हो गया, डार्क ब्राउन है, और नहीं तो सभी ऑरेंज है। हार्ट किस कलर का होता है? रेड है। हाँ हाँ, अब देखो कि इसके अलावा इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट्स, इट क्या देखो ये फ्लेक्सिबल है, कान को पकड़ के देखो, क्या है फ्लेक्सिबल नहीं है? किस लिए कान का पिन्ना बना है आपका? फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट्स। अगर एक्स्ट्रा हीट है तो वो कहाँ से रेडिएट होती है? पार्ट्स, कान से, जो इसीलिए हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, हीट रेडिएशन के लिए। बोन का देखो जरा, तो बोन का किस तरीके का मैट्रिक्स होगा? तो बोन आपकी बुक में बनी हुई है। मैट्रिक्स का मतलब जाल, जैसे नेटवर्क होता है ना, पूरा जाल, तो एक नेटवर्क है। आपने नाइलॉन का जाल देखा जिससे फिश पकड़ी जाती है, तो उस जाल को कहते हैं उसकी मैट्रिक्स, कि कैसे कैसे वो वुवन है। ऐसे स्वेटर है जो पहनते हो, क्या उसमें मैट्रिक्स है? तो कोई भी चीज़ है उसका एक नेटवर्क है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें भी एक नेटवर्क है, ये बोन सेल है। तो बोन सेल कैसी होगी? ये इस तरीके की आपकी बुक में भी बनी हुई है, तो दैट इज बोन सेल है। बोन सेल में एक में ऐसा बना हुआ है, तो इट लुक्स लाइक कि ये बहुत डेंस मैट्रिक्स है, इसमें लूज मैट्रिक्स नहीं है, पूरी डेंस है, ऐसे ऐसे। तो ये ऐसे बना, बोन की सेल है, ये एक एक सेल है। जरा देखो कि ये मान लीजिए इस तरीके से है, तो इसमें क्या चीज़ होगा? ऐसे कंसेंट्रिक बनाओ, और कंसेंट्रिक बनाने के बाद फिर सभी में बहुत सारे स्टार बना दो, इस तरीके से होता है, तो ये बोन की सेल हो जाती है। तो एक आपके में बना हुआ है, देखो सारे में नहीं बना है, लेकिन बुक में एक में बना है, तो ऐसे होगा।
ये चीज़ है। अब इसको लेबलिंग कर दें, ठीक है। सो बाकी में आप ऐसे हैं, बाकी में ऐसे बना सकते हो। तो बनाना हो तो सब में बना दो, ये चीज़ हो गई। ओके, तो बुक में एक में सेक्शन बना दिया है कटिंग, और बाकी में पूरी बोन सेल बना दी है, तो ये चल जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो चीज़ है, बताया जा रहा है कि ये बोन सेल है, ये है बोन सेल, छोटी वाली है बोन सेल, और ये बोन मैट्रिक्स है, ये पूरी मैट्रिक्स है। बोन सेल कंसेंट्रिक है, बहुत सारी बोन सेल एक साथ ऐसे हैं, और ये बोन मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब है सेल्स का जो जाल है, ये पूरा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब समझते हो कि ये कोई कह दे कि कितने खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, तो लिखो सचिन ने कितने रन बनाए, फिर इसी तरीके से और जिसको भी आप, कोहली ने कितने रन बनाए, तो ऐसे और भी जिसका नाम है, तो कितने बॉल का सामना किया, कितने रन बनाए, तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स फॉर्म है, एक जाल। हाँ, मैट्रिक्स का मतलब है कि टेबल का फॉर्म। मैट्रिक्स का इसमें मैट्रिक्स का मतलब है कि उनका अरेंजमेंट पैटर्न कैसा है। तो इनका अरेंजमेंट पैटर्न कैसा है? क्या सर्कुलर है, कंसेंट्रिक है, बहुत सारी सेल्स क्या एक सेंटर पर है, क्या ये इनका कॉमन सेंटर है? तो ये जो भी है, न्यूक्लियस नहीं है। जब सेल ये हो गई तो वहाँ न्यूक्लियस कैसा होगा? ये कैनाल जैसा है। तो ये एक कैनाल सिस्टम है, तो इसको कहते हैं कि है, हाँ, हैवर्सियन कैनाल। तो आपको इतना कुछ नहीं दिखाना है, बस ये बोन सेल दिखा दें कि बोन सेल है, लेकिन इतना याद रखें सेल ये है छोटी वाली, और ये सेल ऐसे अरेंज हैं। समझ में आ गई बात? तो ये पूरा ये हार्वेसियन कैनाल है, और ये जो इसमें ये जो बोन सेल जिसमें ट्रैप्ड हैं उसको कहते हैं हार्वेसियन सिस्टम। जिसमें हजारों बोन सेल हैं उसे क्या कहेंगे? दैट इज हार्वेसियन। हाँ, हार्वेसियन सिस्टम है। एक सिस्टम में बहुत सारी बोन सेल हैं, ठीक, और ऐसे सारी है, ये भी सब हार्वेशन सिस्टम है। तो सभी हार्वेशन सिस्टम, इसको देखना पड़ेगा कि क्या है। अब हम इसका मुझे मालूम नहीं तो मैं बता देता, लेकिन फिर भी ये जिसने भी किसी साइंटिस्ट ने इसका देखा होगा मैट्रिक्स, तो ऐसा पता लगाया होगा। नाउ लेट अस सी कि बोन सेल के बारे में। बोन इज वेरी स्ट्रांग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। जैसे आपने देखा कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल टिश्यू है, तो बोन में ऐसा नहीं है। बोन इज वेरी स्ट्रांग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये है। लाइक कार्टिलेज, बोन इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सो ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये दोनों स्केलेटल टिश्यू हैं, आपको मालूम है। और इसके अलावा इट इज़ मेड अप ऑफ, ये किसकी बनी होती है? इट इज़, हाँ, कैल्शियम तो होगा ही, मेड ऑफ प्रोटीन होगा। ये बनती बिगड़ती रहती, मालूम है? ये ब्लड में सॉल्युबल है,
तो जो है 200 मिलीग्राम डेली बोन हमारी जो घुल जाती है ब्लड में, और 200 मिलीग्राम नई बोन बन जाती है। सो इट इज़ हाँ, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन की बनी हुई होती है, एंड रिच ऑफ कैल्शियम। क्या इस और किसमें क्या क्या होता है, कैल्शियम, और क्या होता है, क्या फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस माचिस की तीली के आगे जो रेड कलर का है वो मालूम है क्या है, वही है प्योर फॉस्फोरस, वही फॉस्फोरस है। तो ये फॉस्फेट कैल्शियम की होंगी और फॉस्फेट्स इसमें होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, एंड कार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेट वर्ड आया है, कार्बोनेट्स। तो फॉस्फेट्स हैं, फॉस्फेट्स होता है इसमें, और क्या होता है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है और कार्बोनेट्स हैं। फॉस्फोरस से फॉस्फेट बना है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब जैसे कार्बन कोयला है, कार्बन क्या होता है बताओ, कोल होता है कि नहीं, लेकिन जब ऑक्सीजन से मिल गया तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और एक और ऑक्सीजन इसे मिल जाए तो ये कार्बोनेट बन गया, कार्बोनेट। अब बताओ CO2 क्या आग में जलेगा क्या, कि वो जल चुका है, जल चुका है तभी ये बना। इसी तरीके से फॉस्फोरस जल सकता है, लेकिन जब ये आग में जल जाता है तो फिर ये फॉस्फेट बनता है, 3-। समझ में आई बात, कि अब नहीं जल सकता ये, तो ये चीज़ फॉस्फेट है। और ये क्या है, ये फॉस्फोरस है। हाँ, अगर जो चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाती है वो जल जाती है, यहाँ भी 2- है। तो इस तरीके से जब कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाती है तो उसकी सारी एनर्जी ख़त्म। तो कोई भी चीज़ जलने के बाद जो बन होती है वो ये है फॉस्फेट। और कार्बन भी जो जल गया तो क्या कार्बोनेट बना, तो उस कार्बोनेट की प्रेजेंस है, ये है। तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट है, और इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट है। और साथ में क्या होता है, कैल्शियम भी होगा एंड मैग्नीशियम भी होगा, मैग्नीशियम। तो कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फोनेट। यानी अगर आप देखें तो ये MgCO3, CaCO3 ये सब है। CaCO3 जानते हो क्या होता है, संगमरमर। संगमरमर जानते हो, जो आपके घर में टाइल्स हैं, मार्बल, चौक, वही है कैल्शियम कार्बन। तो कैल्शियम यहाँ से ले लो और कार्बोनेट यहाँ से ले लो, Mg यहाँ से ले लो, हैं? समझ में आ गई बात? बोलो माही, क्या पूछती हो? चाइना डिश भी होगा। तो मतलब अगर आप समझना चाहें, नहीं तो इसके लिए आपको केमिस्ट्री का एक अगला चैप्टर मिलेगा। तो केमिस्ट्री का जब हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें फॉस्फेट ये सारी चीज़ें आएंगी। आप ये देख लो, अगर आपको फॉस्फेट देखना ही है तो अपनी इसी बुक का पेज नंबर ज़रा निकालो, तो मैं आपको दिखा दूँ इसका फार्मूला। तो लेट अस अभी ठीक है, पेज नंबर 37 निकालो ज़रा, अभी ठीक कर देते हैं। 37 निकालो। अच्छा निकाला है, तो उसमें सबसे नीचे क्या लिखा है, क्या फॉस्फेट लिखा है? देखो यह हमारे में 37 है, आपके में 36 होगा, लेकिन होगा आसपास ही। देखो ये फॉस्फेट लिखा है, तो फॉस्फेट का उसके ऊपर कार्बोनेट लिखा है, इसी के इधर कैल्शियम लिखा है। यानी एक आपको कैल्शियम मैग्नीशियम लिखा है। तो एक अभी चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे इसके लिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन एक जनरल आइडिया दे दिया कि अगर ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाए और इस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाए या 3 नेगेटिव, तब ये बनता है, ठीक है कि नहीं। उसको हमें ज़्यादा अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमें एक चैप्टर दिया गया है। आप ये समझ लें कि जो बोन होती है वो डेंस मैट्रिक्स होती है और साथ में नॉन फ्लेक्सिबल होती है। कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और साथ में फॉस्फेट होता है, कार्बोनेट होता है, प्रोटीन होती है, ये सारी चीज़ें तो इसमें होती हैं। अच्छा, बोन सेल को क्या कहते हैं?
बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। बोन सेल को क्या कहेंगे? कभी कभी आप लोग देखते हो ना, एक्सरे देखते हो, उसमें बोन आती है। तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर बोलता है इसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। ऑस्टियो का मतलब बोन, तो इसकी बोन में बहुत छेद हो गए हैं। यानी क्यों होता है ऑस्टियोपोरोसिस? पोर्स हो गए, छेद हो गए, क्योंकि ये पेप्सी कोला बहुत पीता था और लेस खाता था, तो इसकी बोन की डेंसिटी अब इतनी कम हो गई है कि ये गिरा अगर ज़मीन में तो इसकी बोन टूटी। किसी किसी की बोन डेंसिटी बहुत बहुत अच्छी होती है, तो उसका एक्सरे में बोन बहुत अच्छा आएगा, और किसी किसी में बोन ऐसा आएगा जैसे बहुत ध्यान से देखने पे दिखाई पड़ रहा है, तो सारी एक्सरे चली जाती, बोन है ही नहीं उसकी बॉडी में, इतनी इतनी पतली हो गई है घुल घुल के। जितना हम लेज और पेप्सी पीते हैं उस समय हमारी मतलब इतनी कमज़ोर बोन हो गई है। मतलब ये अगर हम जंक फूड खाते हैं तो होता है, या कोई गलत दवा खाई, मेनली जंक फूड से होता है। आजकल जो नए लोग हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस जंक फूड से हो रहा है, पैकेज्ड फूड से। लेकिन अब हमारा देश में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर चीज़ों को हम स्टोर ना करें तो फ्रेश फूड्स खाने के लिए सबके लिए है ही नहीं, उसको पैकेजिंग करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से, लेकिन लोग मजबूर हैं पैकेज फूड खाने के लिए। फिर भी पैकेज्ड फूड से हम लोगों को एक रोज़ की बीमारी हो रही है जिसमें हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी कमज़ोर हो जाती है। अगर उसका वज़न 1 किलो होना चाहिए तो उसका वज़न 400 ग्राम ही होगा। तो अब उस जिस हड्डी का वज़न 400 ग्राम होगा, बताओ क्या वो वेट ले पाएगी बॉडी का, कि दर्द करेगी? तो फिर ये चीज़ है। तो बोन सेल्स आर ऑल्सो नोन एज ऑस्टियोसेल्स। बोन सेल्स आर ऑल्सो, तो कभी अगर डॉक्टर कहता है कि ऑस्टियोपोरोसिस तो हमें उसका मतलब समझना चाहिए ऑस्टियोसेल्स या ऑस्टियोब्लास्ट, तो उसका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट। ये चीज़ हो, हाँ, तो ऑस्टियोपोर अगर उसमें छेद बन गया तो पोरोसिस, यानी बोन डेंसिटी डिक्रीजेस। एक्सरे में उसकी बोन बहुत धुंधली धुंधली आएगी। इसका काम क्या होता है बोन का? तो बोन फॉर्म्स एंडोस्केलेटन। कभी कभी ऐसा देखा है सीप घोंगा, उसमें बाहर स्केलेटन होता है, केक वो देखा है? कछुआ, उसकी बॉडी में बाहर हार्ड होता है, टॉर्टॉइज, लेकिन वो ओके ओके। तो नाउ टॉर्टॉइज, अब देखो, देखो किसी किसी में क्या होगा कि बाहर में स्केलेटन होगा और किसी किसी में अंदर होता है। तो बाहर का स्केलेटन देखो, ये इसको कहेंगे कि एक्सोस्केलेटन है। टॉर्टॉइज में कैसा है, क्या बाहर स्केलेटन है? ये पूरी बॉडी इसके अंदर छिपा लेगा। अंदर बहुत सॉफ्ट है, अंदर हड्डी के नाम पे कुछ नहीं है, एंडोस्केलेटन नहीं है। ये अपना मुंह तक इसके अंदर छिपा लेता है, मुंह अंदर चला गया इसका, तो ये पूरी बॉडी इसके अंदर छिपा लेता है। ये इसका चलता फिरता घर है, जब चाहेगा तो ये इसके अंदर इसको डाल देगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो किसी किसी में क्या होता है, मोलस्का। अब ये देखो कि ऐसे बहुत सारे जानवर हैं कि अब ये देखो, कभी इस तरीके की सीप देखी है पड़ी हुई, लेकिन इसके अंदर का जानवर कितना कोमल है, इट इज़ सो टेंडर। तो ये इस तरीके से कभी अपने बॉडी को इसमें से निकाल लेगा और कभी फिर इसके अंदर डाल लेगा। तो ये इनमें एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन का क्या मतलब है कि इनकी बॉडी के बाहर स्केलेटन है, ठीक है। तो ये सीपिया है जिसको कि
हम कहते हैं टॉर्टॉइज हो गया, ये सब है, तो इन सब में बाहर स्केलेटन होता है, या ऑक्टोपस है या किसी भी तरीके से, तो सब में बाहर होता है। ये सीप तो कभी आप लोगों ने देखी जरूर होगी, नहीं देखी क्या? तो इस तरीके से ये, लेकिन हम लोगों में ऐसा तो देखा होगा ना कि नहीं? तो ये मर जाता है, फिर इस सीप को हम लोग पूजा घर में काम में लाते हैं, होता है कि नहीं? तो ये जो भी चीज़ होती है, लेकिन हम लोगों के अंदर क्या है? क्या बाहर स्केलेटन है कि अंदर? बोलो। तो इनके अंदर भी सब जानवर होते हैं, ये जो सीप है, शंख है, ये ऐसा नहीं है कि समुद्र में ऐसे ही पाए जाते हैं। सो दे कंटेन्स, इसके अंदर ये इस तरीके से देखो, ये जानवर इसका बाहर निकला, सीपिया। सो स्क्रीन ब्लर है, ओके। सो इतनी बात हो गई। सो दे फॉर्म एंडोस्केलेटन। बोन फॉर्म, ये हमारे अंदर का स्केलेटन बनाती है, एक्सोस्केलेटन नहीं है, अंदर स्केलेटन है, तो एंडोस्केलेटन। एम आई ऑडिबल? हमारे अंदर बोन है, और जबकि टॉर्टॉइज में क्या है? बोन। तो जो टॉर्टॉइज है तो उसमें क्या है? उसकी बॉडी के बाहर बोन है ये, और हमारे अंदर कैसा है? तो ये एक्सोस्केलेटन है, और हमारे अंदर कैसा है? एक्सो का मतलब बाहर, और हमारे अंदर कैसा स्केलेटन है? अंदर है, तो एंडोस्केलेटन, वही बात है। तो ये चीज होती है, इट प्रोवाइड्स शेप टू द बॉडी। हाँ, ऑस्टियोब्लास्ट हो या ऑस्टियोसेल, इसको कहते हैं बोन सेल। बोन सेल का दूसरा नाम है ऑस्टियोब्लास्ट, ये बस नाम है उस बोन सेल का, आप बोन सेल ही बोलते रहें, ये ठीक है। और ये शेप टू बॉडी देता है। किसी के हाथ की हड्डी टूट जाए बीच की, तो हाथ बिल्कुल लटक जाएगा, ठीक है। और इट प्रोवाइड्स, और क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन ऑफ बॉडी, वाइटल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी लाइक ब्रेन। सो ये ब्रेन को स्कल है, ब्रेन की खोपड़ी है, लंग्स के ऊपर जानते हो क्या होता है? रिब्स होती है। अगर रिब स्ट्रक्चर ना हो तो लंग्स डैमेज हो जाए, तो लंग्स को है। और इसी तरीके से जो हमारा ब्रेन स्कल, सो यानी हमारे आइस को, हर चीज़ को, आप ये देख लें कि ये एक तरीके का बहुत केस है जिसके अंदर ब्रेन है। तो इसको हाँ, हार्ड तो होता है, तो इस पे चोट लग जाती है। तो ये जो चीज़ है, ये ब्रेन स्कल है, और इसके अंदर 3 बैलून की लेयर है, उसके अंदर ब्रेन तैरता रहता है, उसके अंदर भी फ्लूइड है। ब्रेन डायरेक्टली स्किल से हिट नहीं करता है। ब्रेन तीन बैलून जिसमें पानी भरे हों उसके अंदर है। एक बैलून में पानी भर दो, फिर अगले और बैलून में पानी भर दो, एक और, तो ये 3 बैलून में पानी भर दो, तो उसको कहते हैं। जिसके तीनों बैलून का पानी सूख जाता है उसको सर दर्द की शिकायत होती है, जिसको माइग्रेन कहते हैं। फिर उसको बहुत सारे खीरे खाने पड़ते हैं। तो समझ में आया आपको? तो ये ब्रेन को और आई को भी तो प्रोटेक्ट करता है, आई के लिए भी तो कैविटी है इसमें। जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन है उनको कौन प्रोटेक्ट करता है? यही करता है, नोज को भी करता है। तो इस तरीके से
ये सारा इसका काम है। इट एंकर्स द मसल, क्या इसी में सारी मसल चिपकी रहती हैं? एंकर्स यानी इसी से ही तो हुक्ड रहती हैं, नहीं तो मसल्स खिसक जाएं सारी, सारे टेंडन टूट जाए तो क्या मसल पैर में ना पहुंच जाए। तो ये देखें कि बोन और कार्टिलेज में क्या अंतर है। बोन हार्ड होती है और इनफ्लेक्सिबल, हार्ड है एंड फ्लेक्सिबल नहीं है कि मुड़ जाए, टूटेगी ही अगर कुछ होगा तो। और जबकि ये कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। बोन में एक चीज़ है, ये पोरस है, इसमें छेद होते हैं, और ये नॉन पोरस है। अच्छा, इसमें बोन में ब्लड वेसल्स बोन के अंदर भी जाती हैं, ब्लड वेसल्स अंदर जाती हैं, बोन सेल्स उसमें घुल जाती हैं, तो इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। 200 मिलीग्राम बोन हमारी डेली घुल जाती है और नई बन जाती है। तो ये एक तरीके की लिविंग सेल्स होती हैं और इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। बिल्कुल, कान अगर किसी के कट भी जाए तो उसको पता नहीं चलेगा, दर्द भी नहीं होगा। सो इट इज थोड़ी सी लिविंग सेल्स हैं, ऐसा नहीं है, नॉन लिविंग मैटर में थोड़ी सी लिविंग सेल्स भी हैं, तो बहुत थोड़ी लिविंग सेल है। सॉफ्ट होता है। सो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये किसकी किसकी बनी है? इट इज मेड ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड कार्बोनेट। जबकि इट इज, ये किसकी बनी है? मेड ऑफ प्रोटीन, तो ये प्रोटीन की बनी है। और भी किसी की बनी है क्या? प्रोटीन ही है, प्रोटीन है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, कैल्शियम, थोड़ा सा कैल्शियम होगा, ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से मान लो अगर आपको लिखना है तो ये बना देना वहाँ, कुछ लोग ये बना देते हैं, बोन सेल मान ली जाती है, और कुछ लोग ये बना देते हैं। वो है, ऐसे भी बना देते हैं कि हमने बोन को सेक्शन नहीं किया, काट के नहीं दिखाया, तो ऐसे भी बना देते हैं। अब बुक में मानते हैं, बुक में देखो 3 में नहीं काटा है, 1 में काटा है, चेक करो। क्या है? जो कार्टिलेज है उसमें आपकी बुक में लिखा है कॉन्ड्रोसाइट, क्या लिखा है बताओ? कार्टिलेज को क्या लिखा है? बुक में पढ़ो, चित्र में पढ़ो, फिगर में कॉन्ड्रोसाइट, और बीच में जो ऐसा मटेरियल है उसको क्या लिखा है जिसमें ये तैर रहा है? बताओ। हाइलीन मैट्रिक्स, क्या लिखा है? हैं? फिर फिगर में अंतर होगा अगर ऐसी नहीं लिखा है, ये चीज नहीं लिखी। तो किसी किसी में लिखा है, तो किसी में लिखा होगा, किसी में नहीं लिखा। ठीक है, ठीक है। अब देखो,
ये तो बात हो गई कि हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सी चीज़ पढ़ ली। क्या कनेक्टिव टिश्यू के चारों टाइप पढ़ लिए हैं? तो वास्तव में देखा जाए तो एनिमल सेल में हम लोगों ने सब कुछ 3 चीज़ पढ़ ली। एनिमल सेल में पहला हमने एपिथेलियल पढ़ा, एपिथेलियल पढ़ लिया। इसके अलावा एपिथेलियल पढ़ लिया, तो फिर दूसरा कौन सा पढ़ा? मसल टिश्यू। फिर तीसरा कौन सा पढ़ा? कनेक्टिव। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं नर्व टिश्यू। अच्छा, कनेक्टिव में अभी आज हमने 4 पढ़े हैं, आज तो नहीं पढ़े 4। एक तो पहले पढ़ा था फ्लूइड, फिर उसके बाद पढ़ा था एरियोलर, एडिपोज, एडिपोज पढ़ा, और फिर आज पढ़ लिया स्केलेटन। ये दोनों आज पढ़े। स्केलेटन, स्केलेटल होगा, स्केलेटल, ये चीज़ हो गई। फ्लूइड के 2 टाइप हो गए, इसके 2 टाइप हो गए, इसके 2 टाइप हो गए। अब नर्व टिश्यू देखो, इसके 4 टाइप होंगे, इसके 3 टाइप होंगे। नाउ नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू किस तरीके की होगी और उसके क्या क्या पार्ट होंगे और उसका काम क्या होगा? नर्व टिश्यू। नाउ अब देखें कि वास्तव में नर्व टिश्यू इस तरीके की होगी, ऐसी नर्व सेल। तो अब हम इसका फिगर बनाएं और इसके बारे में सब कुछ लिखें। यहाँ से ये सेंस करेगी, यानी कुछ भी चीज़ें होंगी ना तो सेंस कहाँ से करेगी? यहाँ से। और मैसेज कहाँ पहुँचाएगी? यहाँ। ये इसका सेल है, सेल बॉडी, ये इसका सेल है, और ये 1 मीटर या आधे मीटर लंबी होगी, बीच वाला। तो ये चीज़ है, ठीक है। ये डेंड्रॉन है, ये एक्सॉन है, और ये नर्व एंडिंग है। ये ब्रेन में जाएगी। ब्रेन को ये क्या बताएगी? सब कुछ कि हमने यहाँ क्या टच किया, ये सारे मैसेज वहाँ दे देगी। सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम के बाद ही हम समझ पाएंगे। आपकी बुक में भी एक डायग्राम बना है, आप उसे खोल लें। सो पूरी बॉडी में नर्व सेल हैं। सो और मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स तो सिर्फ ब्रेन में ही हैं। सो ये किस तरीके के हैं? ये सेल बॉडी है, ये, हाँ, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी में यहाँ से इसमें जैसे रूट्स नहीं निकली रहती हैं, तो ऐसे रूट्स जैसा निकला रहेगा। तो ये सभी, ये जैसे यहाँ तक नर्व आ गई तो पूरे हाथ में जाल की तरह फैल जाएगी। यहाँ तक आ गई कि किसी भी बॉडी पे अगर हीट लगे तो ये सेंस कर ले, इसकी रूट्स फैली हुई हैं। वैसे तो हाथ में ही कई सारी नर्व्स टिश्यू हैं, और ये उसका सेल है। और ये जो चीज़ है ये नर्व एंडिंग है। अच्छा, मान लो बीच में यहाँ पे टूट जाए तो क्या कनेक्शन टूट जाए, ब्रेन तक चीज़ें न पहुँच पाएँ? तो इसके ऊपर एक सीथ रहती है। सीथ का मतलब है कि लेयर, जैसे मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर मोबाइल कवर रहता है, तो ऐसे इसको भी कवर करना पड़ेगा ना। नहीं, ये टूट गई कहीं पे तो क्या मैसेज पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? कि सबसे पहले ये पार्ट है जिसको कहते हैं नर्व सेल में, दिस इज सेल बॉडी, ठीक है। तो सेल बॉडी है। और दूसरा क्या है? एक्सॉन। और तीसरा क्या है? नर्व एंडिंग।
So from cell body there are various dendrites coming out. Dendrite, DENDRIT बुक में लिखा हुआ है, डेंड्राइट आप देख लें। और फिर बीच में क्या है, तो बीच में आपको ये नर्व नहीं दिखेगी कि आप जैसे सोचें कि कुछ दिख जाएगा, बीच में दिखेगा कुछ नहीं, ये बीच में जाता है क्योंकि इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है ना, और कवर चढ़ा है तो क्या उस पर न्यूक्लियस भी होगा? तो ये न्यूक्लियस भी होगा। तो ये माइलिन सीथ है जो इसके ऊपर कवर है, जो इसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उसको कहते हैं माइलिन सीथ। सीथ से क्या मतलब है कि एक कवर, सीथ, तो माइलिन सीथ है वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये नर्व एंडिंग है, ये ब्रेन में जाएगी। अब जरा देखें ये क्या होगा बीच में, न्यूक्लियस है, और ये सेल है जिसमें ये साइटोप्लाज्म है, ऐसा होगा। तो ये नर्व का स्ट्रक्चर है। अब हम देखें कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके काम क्या क्या हैं। नाउ ओके, नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ नर्व सेल। ये किसकी बनी होती हैं? क्या ये न्यूरॉन्स की बनी होती हैं? हाँ। सो ये देखो, हो गया, एक मिनट। एक मिनट। नर्वस टिश्यू, so let us see which kind of tissues are these. Nervous tissue, journey inside brain. Just hold. Now ये देखो कि responsible for everything you do, from breathing to tapping your finger on the side of your smartphone while waiting until I get to the topic already. When a signal gets to the CNS in the brain from any part of the body, it sends back a command to react according to the second, but the center of your CNS can't conduct signals and gets rid of waste. Okay, now let's take a closer look at all the rest of the nerves, starting with the ones at the tips of your fingers. Everything that's not the CNS, several million
are also controlled by the same nerves. Did you count how many breaths you to the point where you start wanting to breathe in, letting the air out, and as soon as you felt the pain? When I ask you to, it's regulated by your nerve. Now, thank. From the itch to the signals to all the neurons in your muscles, telling them to start contracting as quickly as they can. By doing so, they create friction, and friction generates heat. Your heart starts beating faster too, but can't remember because your neural connections aren't strong enough yet to give such details. But the more times you watch, the stronger and more numerous they become, and after a number of it move even a single and again. But every time you run, captures the moment you stop falling. Signals it's sending every which way, like roller skating. Video. The interest is next. They start contracting as quickly as they can. By doing so, they create friction, and friction generates heat. Your heart starts beating faster too, by the way, pumping blood to your limbs to keep them from freezing. All this also makes you think sliding that counter up a notch is a good idea. On the topic of now so I was always a good student, but English was not my strength since I studied. Everything you see here is real data. We're looking through ये सब nervous tissue है, going down through an area of the brain. इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. The three-dimensional layout of the neurons and really see the intricate and intertwining patterns that they make. These connectivity patterns throughout the brain underlie all neural function and are responsible for everything from controlling your muscles when you tie your shoes to everything from consciousness to depressive disorders and schizophrenia. In this example, we injected purple dye into a far distant brain region called the amygdala, which is largely where our emotions and feelings of fear are generated. The purple wires are axons, or connections, coming from the amygdala to the amygdala, and connections coming back in from the amygdala. The locations and patterns of the neural connections, called synapses, show us how heavily these two groups of neurons are. हाँ मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स का मतलब कोई भी चीज़ आपस में उलझ जाए तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं. तो ये आप देख रहे हैं ना मैट्रिक्स जैसा. सो अभी हम लोग लिखेंगे कि व्हाट आर द नर्वस टिश्यू. तो नर्वस टिश्यू के 3 पार्ट देख लिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ नर्व सेल तो आप बता लोगे. सेल बॉडी होगी, एक्सॉन होगा और नर्व एंडिंग. इतनी बात समझ में आ गई. और नर्व सेल भी देख लिया आपने कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. थोड़ा थोड़ा तो आइडिया हो गया. अब हम लिखते हैं कि जो सेल बॉडी है इसका नाम है साइटॉन. इसका क्या नाम है? साइटॉन लिख लो. साइटॉन कहते हैं सेल बॉडी को. क्या? एक्सॉन. हाँ, साइटॉन, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग. नाउ so nerve tissue is made of nerve cell or neuron. nerve tissue किसकी बनी है? so nerve tissue is made of
जस्ट एक चीज़ और मुझे बतानी थी आपको, ब्रेन विद नोटोकॉर्ड। नाउ और जितनी नर्व टिश्यू है वो कहाँ से होके जाती हैं? क्या वो सारी की सारी हमारे ब्रेन तक स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होके जाती है? हाँ, तो ये जो भी सारी चीज़ें हैं वो एक धागा सा होता है, डोरी सी, उससे होती है। बोन से अटैच होते हैं। नाउ चलिए, अभी वो वीडियो नहीं मिल रहा है, वरना मैं आपको दिखा देता। ब्रेन विद नोटोकॉर्ड डाइसेक्शन। तो एक रस्सी सी निकली रहती है, जहाँ पर भी अगर आपको नोटोकॉर्ड दिखेगा, नाउ दैट इज ए काइंड ऑफ थ्रेड, ब्रेन से निकली रहेगी पीछे से। ओके, समटाइम्स लेटर ऑन आई विल शो यू कि आपको फिर भी देख लेनी चाहिए, ये इसको देख लीजिए कि सारी नर्व्स कैसे जाती हैं। ये देखो, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसके बीच में ये नर्व सेल्स हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर सारी नर्व सेल, ये देख रहे हैं नोटोकॉर्ड, ये एक्सॉन है, ये ब्रेन से चिपका हुआ होगा, ब्रेन में जुड़ा है भाई। ये एक सेल है, सिंगल सेल, इसके एक एंड में डेंड्रॉन, एक तरफ पे नर्व एंडिंग। आधा मीटर बताया ना आपको, ये सिंगल सेल है। क्या ब्रेन से चिपका रहेगा और हाथ तक जाएगा? समझ में आई बात? ये चीज है कि ये ब्रेन में लगा रहेगा और कहाँ तक जाएगा? ये, हाँ, ये ब्रेन से पूरा जाएगा लास्ट तक। तो ये देखो, हाँ, सब ये जाएगा। जैसे कि मान लें अगर हम इसमें देखेंगे, ये ब्रेन निकालेंगे तो नोटोकॉर्ड भी निकलेगी। ये देखो, ये एक ब्रेन निकाली जा रही है ह्यूमन के अंदर से, तो नोटोकॉर्ड भी निकलेगी। तो इसको मैं थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए जब ब्रेन बाहर होगी तो नोटोकॉर्ड भी आएगी। तो इसमें मैंने कहा था ना 3 लेयर है, 3 बैलूनी लेयर, क्या वो हटा दी गई है? अभी दिखा रहे हैं कि ये लेयर हट रही हैं। ओके ओके, ये ब्रेन के बाहर की स्किन है, ये देखो,
ये लेयर हटाई जा रही है क्या, ये बैलूनी स्ट्रक्चर, तो ये सब हटेगा तभी तो ब्रेन निकलेगी। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई गई कि किस तरीके से है। नाउ वी विल मेक okay, now let us see this. So जब इसमें से ये ब्रेन हटेगी तो इसको हम आगे देख लें कि when it is removed, तो now brain is coming out, ये so this is brain, इसमें एक रस्सी निकलेगी if they are able to find it out. ब्रेन तो निकल रही है ना, बट इसमें इतना दिखाया है, नोटोकॉर्ड नहीं दिखाया। सो नर्व टिश्यू इज मेड ऑफ, नाउ नर्व टिश्यू किसकी बनी है, इट इज मेड अप ऑफ नर्व सेल। ओके, सो इज मेड ऑफ नर्व सेल या फिर न्यूरॉन, न्यूरॉन की बनी हुई होती है। सो इसका काम क्या होता है, इट हैज एबिलिटी टू रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम स्टिमुली। कोई भी चीज़ जो बाहर से हमें फायर है या आइस है या लाइट है, बाहर की कोई भी चीज़ जिससे कि हमारी बॉडी में मूवमेंट हो जाए या केमिकल है, उन सबको क्या कहते हैं, क्या उनको स्टिमुली कहते हैं। तो अगर स्टिमुली के टच में आती है कोई ऐसी चीज़ जिससे इसे अपनी सुरक्षा करनी है, उस चीज़ को क्या कहते हैं, फिर हमारी बॉडी को मूवमेंट करना पड़ेगा ना, बोलो, उद्दीपक जिसको कहते हैं, कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई चेंज आ जाए, बोले ये चीज़ खतरनाक है, भागो यहाँ से। तो लाइट हो, आइस हो, इन सब चीज़ को, तो ये उनसे सिग्नल रिसीव करके किसको भेजेगी, हाँ। सो इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम स्टिमुली, स्टिमुली को कहते हैं उद्दीपक, उद्दीपक से सिग्नल ले लेगी उद्दीपक, और एंड सेंड इट टू ब्रेन। क्या, नर्व को नर्व फाइबर कहते हैं, ठीक है। ब्रेन रिकॉग्नाइजेज, और ये किस फॉर्म में भेजती है बताओ, क्या इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर भेजती है, इम्पल्स। ब्रेन रिकॉग्नाइजेज दीज सिग्नल्स, ब्रेन उसे पहचान लेता है कि ये आग है कि पानी है कि ठंडा है, रिकॉग्नाइजेज these signals and prepare a command, और फिर क्या करेगा, एक कमांड तैयार करेगा, एंड सेंड इट टू मसल, सेंड इट टू मसल। अगर वो यहाँ से हमने छुआ और हमने छुआ, हमें यहाँ पीछे गर्म लगा, इस यहाँ से मैसेज कहाँ गया, क्या ब्रेन को गया, और ब्रेन ने मैसेज हाथ को दिया और इससे कहा कि सिकुड़ जाओ, क्या हमारे हाथ में कॉन्ट्रैक्टाइल मसल है, तो ये हाथ हट गया क्या, पीछे की डेंड्रॉन से मैसेज ब्रेन को गया, ब्रेन ने कमांड प्रिपेयर किया, पहले तो ये पता लगाया कि ये क्या है, आग है कि पानी, तो उसने कहा हटना चाहिए, ब्रेन ने सोचा, और ये मसल्स को सिग्नल भेजा और मसल से कहा आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, तो हाथ हट गया, ऐसे काम होता है। तो ये चीज़ होती है। एंड मसल्स एक्ट पर कमांड, और मसल्स क्या करती हैं, एक्ट्स एज पर कमांड, जैसे उनको कमांड दी गई है, क्योंकि ब्रेन देगा कमांड तो वो काम करेंगी। न्यूरॉन या नर्व सेल हैज 3 पार्ट, नर्व सेल हैज 3 पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स हैं,
पहला है साइटोन और सेल बॉडी, ठीक है। इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या होगा, क्या साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होगा एंड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा क्या होगा, ए नंबर ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर, नेम्ड डेंड्राइट, उसमें से क्या निकलेंगे, comes out from it, which receives a signal from stimuli, जो क्या करते हैं, सिग्नल फ्रॉम स्टिमुली एंड कन्वर्ट इट, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू, ओके, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, सिग्नल, देखो नेम्ड डेंड्राइट, डेंड्राइट है ये, फिर वो स्टिमुली से क्या कर लेंगे, सिग्नल इकट्ठा करेंगे और फिर क्या करेंगे, दी सिग्नल पास थ्रू, बताओ दी सिग्नल कहाँ से पास होंगे, हाँ, दी सिग्नल्स पास थ्रू एक्सॉन which is covered with, जो किससे कवर्ड है, माइलिन शीथ एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ नर्व सेल, पार्ट ऑफ नर्व सेल का सबसे लंबा पार्ट है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नर्व सेल क्या होती है, इज नर्व एंडिंग, इट आइदर एंड्स इन ब्रेन, और इंटरकनेक्टेड टू नेक्स्ट नर्व सेल, एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल है तो ये अपनी बात दूसरे को कह देगी, जैसे एक चींटी अपनी बात दूसरे को कह देती है कि नहीं, जब चींटियां चलती हैं ग्रुप में कि आगे ऐसा है, तो और इट इज इंटरकनेक्टेड टू अदर नर्व सेल। सो ये क्या करती हैं, इट ट्रांसफर्स सिग्नल फ्रॉम वन नर्व टू अदर, इट ट्रांसफर्स सिग्नल फ्रॉम वन नर्व टू अदर और फ्रॉम नर्व टू ब्रेन, फ्रॉम दोनों करती हैं, नर्व टू ब्रेन भी करती हैं और नर्व टू नर्व, अगर दूसरी नर्व से जुड़ी है तो, और नर्व टू नर्व भी करती है। इसका काम क्या है बताओ, नर्व सेल का, ठीक है। सो इट, ये जो होती है, सो इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स आवर मूवमेंट्स। अगर मुंह तक खाना पहुंचा तो मुंह को खोलने का काम किसका है, तो खाना गया है, नर्व सेल बताएगी खाना जा रहा है, तो ब्रेन मुंह वाली मसल से कहेगा तुम खुल जाओ। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट्स। किसी अच्छे डांसर का बॉडी बैलेंस देखिए, आपको नर्व सेल के कमाल पता चल जाएगा, बॉडी मूवमेंट। या किसी अच्छे खिलाड़ी का देखो कि किस तरीके से स्विफ्टली वो चलता है, दौड़ता है, खेलता है, कैच लेता है, तो आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी की नर्व्स कितना कोऑर्डिनेट करती हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चंस अगली क्लास में कराए जाएंगे, इतना ही रखो, ओके।